Hello and good evening everyone. So today is the discussion day for NTA Abhyas paper 29. So here is paper. Start करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के. क्वेश्चन नंबर 1, NTA अभ्यास पेपर 29. क्वेश्चन नंबर 1, the vectors 3a minus 5b plus 2a bar plus b bar are mutually perpendicular and vectors a plus 4b and minus a plus b are also mutually perpendicular, then angle between the vectors a and b. तो देखो अगर इस बात को हम फोकस करें कि एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स मालूम होने चाहिए. सीधी सी बात है. तो कॉस थीटा से आपको वेक्टर मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए. चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. भाई उसने ये बोल दिया है कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये परपेंडिकुलर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर. मुझे लग रहा है कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो उससे आपको दो रिलेशंस ए और बी में मिलेंगे, पक्का मिल जाएंगे. तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है साहब. पहला चीज़ तो दिया है ए वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, यहाँ से a और b के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा, 3 2 6 मॉड ऑफ a स्क्वायर. तो मॉड ऑफ a स्क्वायर की जगह अपन डायरेक्ट a स्क्वायर लिखें, लिखने में आसानी रहेगी. माइनस ऑफ 5 नहीं. अच्छा, ये 3a डॉट b, तो ये कितना हो गया, 3a डॉट b माइनस 10a डॉट b. सो एक्चुअली दैट इज नथिंग बट 7a वेक्टर डॉट b वेक्टर. तो डॉट प्रोडक्ट से एक रिलेशन ये मिल गया. अच्छा साहब, दूसरा रिलेशन किस वेक्टर में है, a प्लस 4b वेक्टर है माइनस a प्लस b. दीज टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. सो a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ a प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, ये मिलेगा a वेक्टर डॉट माइनस ऑफ a. अच्छा, तो ये a डॉट a वेक्टर माइनस ऑफ a स्क्वायर. अच्छा, और ये प्लस 4b स्क्वायर यहाँ से आएगा, और ये a डॉट b किया और माइनस ऑफ 4a डॉट b किया, तो माइनस 3a डॉट b मतलब 3a डॉट b वेक्टर. ये हो गया साहब आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो इन दो से मुझे तो ये दिख रहा है कि रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल जाएगा. डिवाइड कर दो तो ए डॉट बी तो गायब हो जाएगा. अच्छा, जैसे अपन ने डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है, 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7/3. अच्छा, 6 3 18 a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7a स्क्वायर प्लस 28b. हाँ जी, नंबर्स बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहे हैं. तो 18 प्लस 7 25a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 43b स्क्वायर. अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मीनिंग तो यहाँ समझ में आ रही है ना, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर गिवन. तो एक रिलेशन ये मिल गया साहब. इसकी हेल्प से कॉज ऑफ थीटा चाहिए मुझे, कॉज ऑफ थीटा. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो किसी एक में रखना पड़ेगा. इसको जरा ओपन करते हैं, जरा देखो क्या होगा. 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, और ये हो गया साहब मॉड ए मॉड बी कॉज ऑफ थीटा. ये मुझे निकालना है बेसिकली. अरे समझ में आ रहा है. अच्छा, तो एक काम करते हैं साहब, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड ये हो जाएगा साहब अंडर रूट ऑफ 43 डिवाइडेड बाय 5 मॉडुलस ऑफ बी. ये रिलेशन निकालना जरूरी है ना, रिलेशन निकालना जरूरी पड़ेगा क्योंकि एक किसी को रिप्लेस करेंगे तब तो वैल्यू आएगी. तो देखो कॉस थीटा कितना आ रहा है, ए वेक्टर की जगह ये रख दो, ए वेक्टर की जगह ये आपको रखना है. तो रख दो जरा, ये कितना हो गया, 6 इंटू ए वेक्टर स्क्वायर, तो 43 डिवाइडेड बाय 25 हो गया ये, माइनस ऑफ सॉरी ये बी वेक्टर स्क्वायर हो गया, और माइनस ऑफ 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.
मॉडुलस ऑफ ए की जगह आपको ये रखना है, तो कितना हो, और बी वेक्टर का मॉड और मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ये कुल मिलाकर के रिलेशन आ गया आपका। अच्छा, ये बी स्क्वायर, दिस बी स्क्वायर मॉड बी बी स्क्वायर हो गया। तो अब ये कैलकुलेट करना बाकी है यार आपको। तो ये कितना हो गया, 6 3 18 और ये हो गया 258, सही है क्या? 6 3 18 और 6 4 24 और 5 माइनस ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 25 is equals to 7 into under root of 43 divided by 5 cos of theta। कैलकुलेट करने वाली बात है। तो 258 माइनस 125 75 133, ये हो गया साहब 133 आ रहा है। ये 7 से क्या 133 कैंसिल होगा? हाँ हो जाएगा। 7 से ये आ जाएगा कितना 19, ओके। और 5 से ये कैंसिल होगा तो 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 19 डिवाइडेड बाय 5 ये है और ये है अंडर रूट 43, ये आपका एंगल आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर? हाँ जी बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर दिया है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अल्टीमेटली हर क्वेश्चन की एनालिसिस की बात अपन करते हैं ना कि कभी भी क्वेश्चन में एनालिसिस भी करनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस क्वेश्चन को ग्रेड 2 मान के चलते हैं अपन। क्यों? क्योंकि देखो ये 12th बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ रहा है, इतना ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू कांट चेक इट डायरेक्टली बाय टेकिंग एनी ऑफ द ट्रिक, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और बिल्कुल 12th पर है। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है उसके बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। इफ a1 a2 a3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड d इज द कॉमन डिफरेंस देन tan इनवर्स d अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ऑप्शंस। अच्छा देखो ये हम लोग कई बार इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं ना। इस बारे में डिस्कशन ये कर चुके हैं कि जब भी tan इनवर्स का कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लिखने की कोशिश करें। देखो जैसे ये d लिखा है यहाँ पर a1 a2 है, तो इस d की जगह मैं क्या a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ और इस d की जगह मैं a3 माइनस a2 लिख सकता हूँ। अच्छा क्यों ऐसा कर सकते हैं भाई? a1 a2 a3 AP में दिया हुआ है। अब आप पढ़ के देख पा रहे हो tan इनवर्स a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 a2, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। तो बस लिखने की बात है। आपने क्या लिखा इसको? tan इनवर्स a2 माइनस ऑफ tan इनवर्स a1, अच्छा प्लस tan इनवर्स a3 माइनस ऑफ tan इनवर्स a2। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बचेगा क्या? tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a1, दैट इज नथिंग बट व्हाट tan इनवर्स a3 माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 a3, ये आपका आंसर होगी। अच्छा नहीं, आंसर कॉमन डिफरेंस के ओके ओके, तो ये दिख रहा है ना साहब, a3 माइनस a1 कितना हो जाएगा? 2d आएगा भाई। a2 माइनस a1 इज d, a3 माइनस a1 इज व्हाट 2d, तो 2d फिर से a आंसर है। tan इनवर्स 2d डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 a3, दैट इज योर फाइनल आंसर। सही है, बहुत 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 आसान। हाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको दिमाग में ये बात आ जा रही है ना। तो tan इनवर्स a2 माइनस a1, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, आपको दिख रहा है कि a2 a2 वाले कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a1 बचेगा, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स a3 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a3, और a3 माइनस a1 इज 2d। तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन साहब, ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो लिखा 1 अपॉन 1 प्लस ln x प्लस ln y होल स्क्वायर इज गिवन बाय ln x y। ठीक है भाई, ये तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप की बात दिख रही है मुझे। देखो यहाँ से मैंने करना, अगर स्टार्ट करना है इसको तो कैसे करोगे आप?
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ln एक्स वाई होल स्क्वायर। अच्छा, इतना तो दिख गया ना? बिल्कुल दिख गया साहब। वेरिएबल सेपरेबल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये बात याद है कि एक्स डी वाई वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है ना, अगर मैं इसको चाहूं तो डी ऑफ क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई लिख सकता हूं। मैं इंटीग्रल तो याद ही आ गया, डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। बस इसी का रोल दिख रहा है और कुछ नहीं। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से मुझे जो मिल रहा है 1 प्लस ln एक्स वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। बस दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये देखने में दिक्कत होती है ना, लिखने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई को तो आप क्या लिख सकते हो, टी लिख दो, यहाँ पर भी टी लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा, अगर मैं रख के भी दिखा दूँ आपको, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ln टी होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। बात समझ रहे हो ना? मैंने क्या किया, एक्स वाई को सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है, किससे रिप्लेस कर दिया इसको, टी से। तो ये भी आपका साहब टी है और ये भी आपका टी। तो अब बेसिकली अपने टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे और जहां पर भी टी आएगा उसकी जगह बाद में क्या करेंगे, एक्स रख देंगे। अच्छा, एल का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है और इंटीग्रेशन करना तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा साहब, डॉट 1 कर ही डालते हैं ना, कर डालते हैं जरा। फर्स्ट फंक्शन जल्दी जल्दी से लिखते हैं, तो 1 प्लस ln टी होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव इज व्हाट, टी, टी का डी टी है ना, 1 का इंटीग्रल टी माइनस ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स कितना हो जाएगा साहब, 1 प्लस ln टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा साहब, 1 बाई टी, तो डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 का इंटीग्रल कितना, टी डी टी। कोई डाउट नहीं, ये काम यहाँ से ख़त्म हो गया साहब। अच्छा, तो एक और प्रोडक्ट होगा साहब, है ना, टी इंटू 1 प्लस ln टी होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2 टाइम्स 1 प्लस ln टी डॉट, ऐसा कर लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन। चलो, तो व्हाट इट इम्प्लाइज। अच्छा, मैंने राइट साइड तो किया नहीं साहब, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये बराबर हो जा रहा है साहब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सही है। अच्छा, एक बार और प्रोडक्ट करने की बनती है, तो टी इंटू कितना आएगा साहब, 1 प्लस ln टी होल स्क्वायर माइनस, बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया। अब डायरेक्ट कर लेते हैं जरा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस ln टी इंटू इंटीग्रल मीन्स टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसका डिफरेंशियल 2 इंटू 1 बाई टी, 2 अपॉन टी इंटू 1 का इंटीग्रल टी डी टी। ये बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये लिख दिया। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2t, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2t हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा एक और चीज़ दिख रही, इसका इंटीग्रल कितना आएगा, 2 का इंटीग्रल 2t, और ये एक 2t भी लिखा हुआ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। या कहो तो एक स्टेप और लिख दें, ये हो जाएगा t, यहाँ हो गया साहब 1 प्लस ln टी होल स्क्वायर माइनस अंदर ही अंदर क्या हो गया, 2t माइनस 2t कैंसिल, कितना बचेगा 2 ln टी, 2t इंटू ln टी बचेगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो, 2 इंटू टी दैट इज 2t माइनस 2t कैंसिल हो गया, बचा क्या 2t इंटू ln टी, वो बस लिख दिया मैंने। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
बीच बीच में ऑप्शन भी देखते रहो भाई कि इससे मैच करता हुआ कोई ऑप्शन। ये हो गया एक्स वाई 1 प्लस एल एन एक्स वाई। अच्छा, इसके अंदर ही अंदर स्क्वायर दिया है, तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, एक कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है, इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो, इसको ओपन किया मैंने, क्या t इंटू 1 प्लस एल एन टी होल स्क्वायर प्लस 2 एल एन टी, कोई दिक्कत, माइनस ऑफ 2t एल एन टी, 2t एल एन टी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आपको दिख रहा है ना, ये t इंटू 2 एल एन टी और ये दोनों कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल t एल एन टी। तो ये आ रहा है t मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एल एन टी होल स्क्वायर, ये आ रहा है बस, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये क्या हो गया, एक्स वाई 1 प्लस एल एन एक्स वाई होल स्क्वायर। अब आप आंसर मैच करो, ये तो पूरे का स्क्वायर दिया है, तो बी तो आंसर है नहीं, इसमें स्क्वायर है ही नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये ए ऑप्शन है। क्या बात है भाई, सारे ऑप्शन ए आ रहे हैं, सारे ऑप्शन ए आ रहे हैं, दिख गया ना। ये t 1 प्लस एल एन टी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आसान क्वेश्चन, बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई लफड़ा नहीं है ना, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं, सीधा सीधा इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, आपको बनना ही चाहिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। देयर इज अ स्टेटमेंट P, 4 is an odd number, Q is another statement, 4 cube is an even number, are two statements, then which of the following statement is equivalent to negation of P implication Q। देखो साहब, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आपने जरा भी पढ़ी है तो काम बनेगा, है ना। बिना रीजनिंग के बेसिक को देखे हुए आपसे काम नहीं बनेगा। आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q की मीनिंग क्या है, बस इतनी सी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी मीनिंग होती है साहब P एंड निगेशन Q, बस ये इसकी मीनिंग आपको याद रखनी। तो P एंड निगेशन Q मतलब P स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q। तो साहब 4 इज एन ऑड नंबर, P स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा। तो देख लो जरा, 4 इज एन ऑड नंबर किसमें, 4 इज एन ऑड नंबर इसमें लिखा है। अच्छा, एंड Q का निगेशन, तो 4 इज एन ऑड नंबर एंड 4 क्यूब इज नॉट एन इवन नंबर, ये आपका फाइनल होना चाहिए। तो 4 इज एन ऑड नंबर एंड 4 क्यूब इज नॉट एन इवन नंबर, बस खत्म, ये आपका आंसर हो गया भाई। P स्टेटमेंट एज इट इज होगा एंड Q स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है बस। तो 4 इज एन ऑड नंबर एज इट इज लिख दिया, एंड बना हुआ है तो एंड कर लिया, और इसका निगेशन 4 क्यूब इज नॉट एन इवन नंबर। ये क्वेश्चन भाई बोनस है ना, बोनस है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एट all the points where it intersects the circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus 8 equals 0, then point of intersection of these tangents is। देखो दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शानदार है ना। ऐसे क्वेश्चन मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ी थियरी पर बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एक सर्कल है, एक और सर्कल दिया है साहब दूसरा, और वो ये सर्कल दिया है। दोनों सर्कल किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर पहले वाले सर्कल में, ये कौन सा सर्कल है साहब, एक्स स्क्वायर प्लस टू 16, ये याद रखना है। ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। पहले सर्कल पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ की। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एक, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों ने कहीं पर इंटरसेक्ट किया।
let this one is the point of intersection. You have to find the coordinates of this point of intersection. Let it be what? h, k. ये मान लिया मैंने, समझ में आ रहा है भाई? पहला सर्कल और दूसरा सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दो पॉइंट पर जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पर पहले सर्कल पर आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. कैसे भाई? देखो, मुझे ये बात समझ में आती कि अगर मैं इन दो को मिला दूं, किसको? A और B को, और इस सर्कल का नाम मैं रख दूं S1 और इस सर्कल का नाम रख दूं S2, तो कैन वी से दैट AB इज नथिंग बट कॉमन कॉर्ड बिटवीन S1 एंड S2? तो कैन वी राइट इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड. तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान ना. S1 माइनस S2 इक्वल 0. बस दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो, पहले वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल. सब्ट्रैक्ट करते समय आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि दोनों के कोएफिशिएंट्स x स्क्वायर y स्क्वायर के सेम होने चाहिए. अदरवाइज जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइन बनेगी नहीं ना भाई. और ये कॉमन कॉर्ड क्या है? एक लाइन है. तो लाइन बनाने के लिए किस्मत अच्छी है अपनी कि दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स यूनिटी दिए हैं, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएगा. सो दिस माइनस दिस किया तो क्या मिलेगा? 6x अच्छा प्लस 8y इज इक्वल्स टू, ये 16 उधर 8 गया, 16 माइनस 8 इज 8. छोटा भी कर सकते हो आप इसको ना, तो आप इसको लिख सकते हो साहब 3x प्लस 4y इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड. कोई डाउट? अच्छा, फिर अपने दिमाग में ये आया, अगर केवल दूसरे सर्कल को आप भूल जाओ, मैं ये पहला सर्कल फिर से बना रहा हूं और यहां पर कोई एक पॉइंट है P और मैंने यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो टेंजेंट्स ने जहां पर सर्कल को टच किया उन दोनों को मिलाने से जो कॉर्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस वन इज व्हाट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. सो कैन वी से दैट फॉर द सर्कल 1, if P is the external point from where if we draw two tangents, AB is the common chord. Sorry, not AB is AB is what? Chord of contact. P point से अगर मैं सर्कल, पहले सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, कैन वी से दैट AB is what? Chord of contact for point P. And you know that equation of chord of contact क्या होता है? What is the equation of chord of contact? Equation of कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन होता है साहब वो होता है T इक्वल्स 0. क्या होता है? T इक्वल्स 0. अच्छा, T इक्वल्स 0 बोले तो इस सर्कल पे h कॉमा k से T इक्वल्स 0 लिखना है, तो एक x की जगह h आ जाएगा और एक y की जगह k आ जाएगा. कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट विल बी योर T. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? h x प्लस k y इज इक्वल्स टू 16. That is equation of chord of contact. और ये किसका इक्वेशन है? AB का इक्वेशन. ये किसका इक्वेशन है? AB का इक्वेशन. दोनों सेम इक्वेशन लिखे हुए हैं, कंपेयर कर लो साहब. तो कितना आ जाएगा? h/3 h/3 is equals to k/4 is equals to k/4 is equals to 16/4. 16/4 is what? 4. मैंने गलत तो नहीं लिखा? h/3 k/4 16/4 that is 4. खत्म. तो साहब 4 3s are 12 and 4 4s are 16. 12,16 पॉइंट्स हो जाएंगे साहब. 12,16 बिल्कुल दिया हुआ है साहब. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. अ क्लोज्ड सिलेंडर can has to be made with 100 meter square of plastic. If its volume is maximum, then ratio of its radius to the height. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्लास 12th का पेपर अपन कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे जब आपने 12th बोर्ड की तैयारी की थी. आसान क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वर्किंग भी होती है इसकी. मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ. जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप तो प्रॉपर वे फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं.
जल्दी से देखते हैं। क्लोज सिलेंडर कैन हैज़ टू बी मेड विद 100 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक, इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैंने हमेशा इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि किस पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसका एक्सप्रेशन लिख लो। तो साहब पहले तो मैं ये देख लूँ कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है, छोटा सा एक बना भी लेते हैं ना क्लोज्ड सिलेंडर, ये मैं बना दिया। दिस वन इज अ क्लोज्ड सिलेंडर। मान लीजिए कि इसकी हाइट h है और बेस रेडियस कितना है r है। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो मैंने इसको लिख लिया पाई आर स्क्वायर h विच यू वांट टू मैक्सिमाइज। अच्छा साहब v कितने वेरिएबल्स का फंक्शन दिख रहा है? 2 वेरिएबल हैं, इसमें एक r है और एक h है। हमें क्या सोचना चाहिए कि r और h में कोई एक रिलेशन मिल जाए तो मैं सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बना लूँ जिससे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। तो r और h में एक रिलेशन कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। क्लोज्ड सिलेंडर कैन हैज़ टू बी मेड विद 100 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक। इसका मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है 100 मीटर स्क्वायर। हाँ ये ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया क्लोज्ड चाहिए ना, क्लोज्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे का अगर मैं सरफेस लूँ तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस कितना होता है साहब 2 पाई आर एच। ये मिलाकर के साहब दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है। दिस वन इज गिवन 100। अच्छा अब क्या करेंगे साहब? कुछ नहीं करेंगे, किसी एक पैरामीटर को रिप्लेस कर दो, खत्म कहानी। और क्या बचता है ऐसे क्वेश्चन में? और कुछ दम थोड़ी होती भाई। मैंने क्या किया, v को लिखा पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 100 माइनस ऑफ 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन देखने में जरूर बड़ा सा लग रहा है लेकिन है छोटा सा साहब। आप ऐसा कर लो ना भाई, इसको 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर लिख लो और माइनस केवल r बचेगा साहब, है ना। 2 पाई आर एक कैंसिल हो गया। अच्छा इसको अंदर शिफ्ट कर लो। अच्छा तो पाई आर कट जाएगा, r बचेगा यहाँ से कितना आएगा r, तो 50r आ गया। अरे भाई एक r गया एक पाई गया तो r बचेगा r इंटू 50, तो 50r हो गया और माइनस यहाँ से कितना हो गया पाई आर क्यूब। बहुत ही अच्छा ना, ये एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करते तो v डैश निकालो, v डैश निकाला तो कितना है 50 माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अरे 3 पाई आर स्क्वायर सॉरी। अच्छा v डैश को अपन क्या करते थे 0 कर लें तो आपको रूट मिल जाएगा। इसको मैंने 0 लिख लिया साहब। जैसे 0 लिखा तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50/3 पाई। r 50/3 पाई नहीं, r स्क्वायर अपॉन 50/3 पाई। अच्छा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 50/3 पाई आएगा। प्लस माइनस आप ले सकते हो लेकिन मैं नहीं लूंगा। मैं क्यों नहीं लूंगा भाई? क्योंकि दिख रहा है कि जब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ऑफ 6 पाई आर आएगा। तो r की जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तब ये नेगेटिव आएगा, तभी ये मैक्सिमा आएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली r को क्या ले सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 50/3 पाई। बस मेरे पास एक ही रिलेशन मिल गया कि वेन एवर r इज इक्वल्स टू और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50/3 पाई। सब जब r स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब इस r स्क्वायर के लिए आपको h और r में रिलेशन निकालना है। यही क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। तो साहब आपके पास एक रिलेशन ये दिया हुआ है, इस रिलेशन की हेल्प से तो मुझे लग रहा है कनेक्ट कर सकते हो। r की वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहो, दिमाग खराब हो भाई आपका, तो आप r की वैल्यू भी निकाल, क्या दिक्कत है। 50/3 पाई को क्या मैं 100/6 पाई लिख लूँ? ऐसा लिखने में अच्छा लगेगा। इसको 100/6 पाई लिखा। अच्छा ऐसा करना होगा क्या कि r इज इक्वल्स टू 10/√6 पाई मिल, और यहाँ पर मैं h की वैल्यू बहुत आराम से निकाल पाऊंगा। h की वैल्यू कितना जल्दी से बोलो। इस इक्वेशन में रखा मैंने 2 पाई, r स्क्वायर बोले तो r स्क्वायर दिया है भाई 100/6 पाई, सही है, प्लस 2 पाई r इंटू एच। अच्छा तो r कितना है
10 बाय अंडर रूट ऑफ 6 पाई इंटू एच इज इक्वल्स टू 100 दिया है साहब। अच्छा ये 2 पाई और ये कैंसिल हुआ तो 3। अच्छा ये हो गया 2 पाई 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 पाई इंटू एच। ये कितना आ रहा है जल्दी देख के बताओ भाई, कितना आ रहा है ये आ रहा है 100 माइनस 100 बाई 3 मतलब 200 बाई 3। थोड़ा बहुत आप छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2 और 10 कैंसिल कर दो तो ये 10 आएगा, 10 बाई 3। अच्छा तो पूरे ही लिख लो, अब क्या है, जब इतनी मेहनत कर ली है तो आप लिखे लो। ये 10 बाई 3 हो गया और अंडर रूट 6 पाई ऊपर लिख दो और नीचे कितना डिवाइडेड बाय पाई, ऐसा आ जाएगा। ये h की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू तो आपके पास है ही है साहब, 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 पाई। अच्छा एक पाई एक्स्ट्रा आ रहा है क्या मेरा, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, देख लो भाई मैंने कहाँ पर क्या गड़बड़ लिखा। जब मैं रेशियो निकालूंगा साहब तो रूट 6 पाई, अच्छा ठीक है ना, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, बढ़िया। तो साहब ये आपका h आ गया। अब मुझे ज़रा बता दो r बाय h निकालोगे तो कितना आएगा, r और h का रेशियो चाहिए ना, तो r और h का रेशियो निकाल लो। ये भाई आ गया 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 पाई डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 3 पाई तो ऊपर जाएगा और नीचे क्या मिलने वाला है साहब, 10 इंटू रूट 6 पाई, तो 10 इंटू रूट ऑफ 6 पाई। सारा कैंसिल हो गया साहब, है ना, 10 और 10 कैंसिल हो गया, रूट 6 पाई ये हो गया 3 पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई, तो 1/2 आएगा। अगर कोई आंसर है ऐसा तो 1:2 दिया हुआ है साहब, 1:2 दिया है, ये आपका आंसर। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आराम से उसको देखते चलें, देखो सबसे पहले v डैश ये तो निकालते बनते ही है आपको, r स्क्वायर मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 100/6 पाई लिख दिया, जिससे मुझे r लिखने में आसानी हो, 10 बाई रूट 6 पाई, और यहाँ पर रख करके h की वैल्यू निकाली, या फिर r और h की अगर कहीं से डायरेक्ट रेशियो मिल जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो। चलिए बढ़िया है। A and B are non-singular square matrix of same order 3×3, then which of the following option is correct? मैं देखो कुछ चीज़ें सोचने की हैं, जल्दी से इसी बहाने हम लोग एडजॉइंट के 2-4 रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं, और ये आपको देखने ज़रूरी है। पहली बात तो ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोच रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। एक तो ये आपके पास रिजल्ट होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो भी a का है। अच्छा दूसरा जो रिजल्ट है वो होता है साहब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। एडजॉइंट ऑफ a का जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो साहब ये होता कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर n-1। बिल्कुल भूलने का नहीं भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दूसरा, और अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, तो ये साहब होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जब भी आप एडजॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और भी सुने, अगर मुझे इसका एडजॉइंट इस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने को मिल जाए, इसका क्या निकाल रहा हूं, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, मतलब मैं किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अच्छा अगर आपको एक और प्रॉपर्टी ऊपर मैं लिख देता हूं, ये भी याद रखवाना है मुझे, है ना। अगर मान लीजिए कि k इंटू a लिखा है और इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, k क्या है, कोई भी स्केलर है जिस और a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो ये होता है साहब k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a।
तो ये साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, के है, तो ये 1/k लिखा हुआ है इनटू डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ए। तो ये हो कितना जाएगा साहब, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी n, सही है, कि पावर कितनी n मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे सही है, बिल्कुल वैसा ही लिख दिया मैंने और कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये आप समझ लो, या इसको नीचे शिफ्ट कर दूं एक ही बात है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 आ जाएगा। ये भूलने की चीज़ नहीं है, ये याद करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ आप ना करें, ठीक है। अब देखते हैं साहब इन पर बेस्ड क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आती। अच्छा, एक और लिख दूं अगर आप बोलो तो, भाई अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको पूछ लिया जाए, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बेसिकली कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये साहब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हो आप। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1। ये रिजल्ट्स मैंने जानबूझ करके आपको लिखवा दिए। हाँ, अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं खटाखट अपन इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये बोल रहा है साहब एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट, ये रिजल्ट फॉलो कर लो, ये रिजल्ट फॉलो कर लो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए की जगह ए बी लिखा है, कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो कितना आना चाहिए, जल्दी से बोलो। यह आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पावर n-1 मतलब स्क्वायर, और ये तो साहब कोई दिक्कत ही नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब ही ये पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। अच्छा चलो नेक्स्ट इस ऑप्शन को देखते हैं। जैसा जैसा अपन ने सीखा है बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, देख रहे हो ना क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो ये बेसिकली कितना आना चाहिए, ये बेसिकली कितना आना चाहिए, 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, सही है, और पावर n-1, पावर n-1 मीन्स व्हाट, पावर 2, ये आना चाहिए साहब। अरे कोई दिक्कत है, बिल्कुल ये आना चाहिए। अच्छा, और इस साइड को भी देख लो, ये क्या लिखा है, ये है एक मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्या लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए का इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। कोई डाउट, अरे समझ में आ रहा है ये, आप ये ना बोले, मैं तो इसको मान के चल रहा हूं ना कि ये ए इनवर्स, ये ए है, ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मैंने लिख दिया साहब। अच्छा, एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट अभी अपन ने पढ़ा, एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट कितना, ए स्क्वायर, ये लिखा है, तो ये फाइनली हो गया 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, मतलब खत्म, सी इज द करेक्ट आंसर। ए गलत, सी सही, आगे बढ़ना ही नहीं मुझे। बाकी भी इसी इन वर्किंग से आप चेक कर लोगे, बिल्कुल इनको ना भूलें साहब, गजब के रिजल्ट हैं और इन्हीं पर बेस्ड, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो मेंस हो, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये रिजल्ट आपको बनना चाहिए, ये बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, ये सारे प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये फाइनल रिजल्ट आप चाहो तो इस फॉर्म में लर्न कर लो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1, सही। अच्छा क्वेश्चन, गुड। एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स enclosed by the graphs modulus of x plus y is equals to 2, modulus of x is equals to 1। अरे यार ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन बस
यहीं पे तो मज़ा है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बोनस हैं। जैसे मैंने एक मैथमेटिकल रीजनिंग वाली बात की और एक ये क्वेश्चन भाई दिख रहा है साहब, ये है क्या, पैरेललोग्राम बनने वाला साहब दिख रहा है कि एक बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एक लाइन, और एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से क्या मॉड x इज इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स -1, 4 लाइन है साहब, है ना। तो 4 लाइन ट्रेस करो ज़रा, ये साहब आपने बना लिया। अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। अरे ये 2 है, 2, 0, 0, 2, माइनस ऑफ 2, 0, 0, माइनस ऑफ 2। मैंने जानबूझ करके लिख दिया साहब, है ना। अच्छा x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स -1, ये 1 है, 1 की लाइन बना दी साहब। और -1, -1, ये कहीं -1 आएगा, कुछ दिख गया क्या आपको? हाँ दिख गया साहब, ये एरिया चाहिए आपको। You have to find this particular area. तो पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अच्छा ये 1 है साहब, 1, 0, माइनस ऑफ 1, 0। अच्छा तो बेस हाइट तो ये मिल गई साहब, हाइट कितनी आ गई 2, बस ये ढूंढ लो कितना है। अच्छा तो इस वाले लाइन पे x इक्वल्स -1 रख दो। ये कौन सी लाइन थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो x की जगह क्या रखना है? -1। x की जगह -1 रखा तो y कितना? 3 आ गया। तो ये पॉइंट तो हो गया साहब 0,3। तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गई। और ये वाला पॉइंट भी ढूंढ लो, ये कौन सी लाइन है साहब? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। इस पे आपने x की जगह क्या रखा? -1। x की जगह -1 रखा तो y कितना आएगा? -1। मतलब ये हो गया 0,-1। ओके मिल गया ना। ये है 0,3, 0,-1। ये हाइट कितनी हो गई साहब? 4 हो गई। और ये 3 है और ये 1 है, तो 3 + 1 4, 4 × 2 8, 8 इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है ही नहीं है, एक आंसर है साहब, 8 आंसर इज देयर। सो दैट इज योर आंसर, है ना। इसमें मस्त क्वेश्चन, आसानी के साथ आपने ट्रेस किया और खट से आपने एरिया निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं जी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द n टर्म्स। भाई एक सीरीज दी, 1 2 3 4 टर्म्स आर गिवन, और पूछ रहा है कि इस सीरीज के n टर्म्स का सम, ये 1 2 3 4 दिया और n टर्म्स का सम पूछ रहा है साहब। अच्छा, और ऑप्शन कुछ इस फॉर्म में दिए। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो अपन चेक कर लेते थे। एक बार चेक करने की कोशिश जरूर करनी। हाँ, चेक करने में एक लफड़ा जरूर है कि साला ये नन ऑफ दीज दिया है, ये परेशान कर सकता है ना। रिस्क तो है, फिर भी एक बार चेक करने में क्या बुराई। n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखोगे तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा ना, मतलब 1/3। अगर मैं n को 1 चूज करूं तो आंसर 1/3 आना चाहिए। इस पे रख के देखो, n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखा, नहीं आएगा। आपको 1 भी तो रखते बनना चाहिए ना भाई। n की जगह 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? n की जगह 1 रखोगे तो ये 3 आएगा, मतलब 1 × 3 मुझे चाहिए। तो 1 प्लस ए ऑप्शन में देखते हैं 1/2, यहाँ पर कितना आएगा? 1 + 1/1 × 3। और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये 4/3, 2 × 4/3, तो ये आंसर तो नहीं है। अच्छा, सी ऑप्शन में देखो, ये कितना आ रहा है? 1/2 है ना, तो 2/3 भी नहीं आ रहा है, मुझे तो 1/3 मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से देखो 1/2 और n की जगह 1 रखा, मतलब 3, 1 × 3 तक चाहिए, तो 1 - 1/3 और 1/2 × 2/3, यहाँ से 1/3 आ रहा है। तो एक ऑप्शन तो सी हो सकता है साहब। यहाँ पर आप चेक करो, n की जगह 1 रखा तो ये कितना आ गया? 2। कितना है? 2, मतलब 1/2 बस चाहिए, तो 1/2
और 1 माइनस 1/2 किया, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी आंसर है या फिर डी हो सकता है साहब। बस ये रिस्क तो है, अगर डी नहीं दिया होता तो हम बिना सोचे समझे लगा देते भाई आंसर इज सी। चलिए प्रॉपर वे में करके देखते हैं जरा। इसका पहले nth टर्म लिख लें भाई, nth टर्म लिखेंगे तब तो काम बनेगा ना। अच्छा nth टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 2 3 4, तो nth टर्म में ऊपर क्या आएगा? n आएगा साहब। अच्छा यहाँ पे 1 × 3, वो बहुत ही अच्छी बात है ना। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दूसरे में यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तीसरे में यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो nth में कितना आएगा? n+1 टर्म्स आएंगे। तो क्या आएगा? 1 × 3 × 5 × 7 × डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा साहब, है ना? 1 3 5 7 का n+, ये आ जाएगा साहब 2n+1। गलत लिखा क्या मैंने? अरे एपी बन रही साहब, 1 3 1 3 5 1 3 5 7, तो एपी का टर्म निकालने में क्या दिक्कत है? तो ये साहब आपका nth टर्म आ गया। लेकिन अगर आप इस nth टर्म पे गौर करें तो ये जो nth टर्म है और सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले nth टर्म को अपन वो पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते थे अगर याद हो तो यहाँ पर 2n+1 का फॉर्मेट दिख रहा है, तो 2n+1 बना लो इसको, ये हो जाएगा 2n+1 चाहिए ना, तो 2n+1 कर लिया मैंने, -1 कर दिया, और डिवाइडेड बाय 1 × 3 × 5 × 7 अप टू। अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, ये अगर 2n+1 लिखा है तो साहब इसके पहले वाला क्या लिखा होगा? 2n-1 लिखा होगा। ये बात तो समझ में आ रही? अच्छा क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा जब तक आप 1/2 नहीं करोगे। भाई ऊपर n था ना, तो 2n+1 -1 ये कैंसिल, 2n डिवाइडेड बाई 2 से n आ जाएगा, बाकी तो मैंने कुछ किया नहीं। सही है। अच्छा अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ज़रा देखो मैंने क्या लिखा, Tn इज इक्वल्स टू वॉट? 1/2 को एज इट इज़ रहने दो, मत परेशान करो। एक तो 2n+1 डिवाइडेड बाई दिस -1 डिवाइडेड बाई दिस, मैं लिख देता हूँ 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? 1 3 5 से लेकर के 2n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 3 5 से लेकर के 2n+1। अच्छा अगर कोई इतना भी बोले ना तो मैं तो आंसर यहीं से बता दूं कि साहब बिल्कुल सी ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस तो आएगा नहीं साहब, है ना, ये माइनस वाला ही आएगा। अच्छा इससे इसको उड़ा दूँ, इसके पहले वाला फैक्टर क्या था जरा बताओगे? ये 2n-1 था साहब, है ना, नहीं लिखता, नेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ। तो Tn इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2, यह आ जाएगा साहब 1 डिवाइडेड बाय 1 × 3 × 5 से लेकर के कितना? 1, और -1/1 × 3 × 5 से लेकर के 2n+1। ये अपना Vn मेथड टाइप की चीज़ बन गई ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। कोई मुझे बोले कि T1 बता दो, मैं T1 लिख दूंगा। T1 कितना आएगा जरा बता दो, ऊपर लिख दूं क्या? हाँ ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। T1 लिखने पे 1/2 आएगा, n की जगह 1 रखोगे तो 2 - 1 कितना? 1, मतलब 1 तक मुझे चाहिए, तो 1/1 तक चाहिए साहब, तो ये 1/1 हो गया माइनस। अच्छा इसमें n की जगह 1 रखोगे तो कितना? 3, मतलब 1 × 3 तक चाहिए, तो -1/1 × 3 लिख दिया, प्लस अब इसमें इसमें n की जगह 2 रखेंगे तो T2 में ले, अरे यार T1 लिखा है ना, तो T1 यहीं पे छोड़ दो ना भाई। T2 देख लो जरा सा, T2 कितना आएगा? 1/2। अच्छा 2 रखा है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 4 - 1 3, मतलब 1 × 3 तक चाहिए, तो 1/1 × 3 मिलेगा, -1/, आपको समझ में आ ही गया साहब कि n की जगह 2 रखोगे तो 5 चाहिए, मतलब 1 × 3 × 5 मिलेगा। सही है। आप बोलो तो और लिख देता हूँ, T3 मिलेगा कितना? 1/2, 1/1 × 3 × 5 -1/1 × 3 × 5 × 7, ऐसा मिलता जाएगा, डैश 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 लिख दिया। अच्छा जब मैंने सबको ऐड करना है, मुझे क्या चाहिए? S चाहिए ना,
एस एन होता कितना है, समेशन ऑफ टी एन, मतलब इन सब का एडिशन चाहिए। अच्छा इन सबको ऐड करूंगा तो दिख रहा है ना, ये कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल होने वाला है, ये इससे कैंसिल होने वाला है, बाद वाला कौन सा बचेगा, यही तो बचने वाला है। तो ऊपर से 1 बचेगा माइनस ये बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो 1 माइनस दिस 1, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने तुक्का भी लगाया, सही था, लेकिन हाँ मैं इसको रिकमेंड नहीं करता ना, ऐसे तुक्के अपन रिकमेंड नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन बड़ा सा देखने लगे, लिखने में बड़ा सा देखने लगे ना, तो हाँ कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो। काउंटिंग आपकी सही होनी चाहिए, एनेट टर्म आप सही लिखिए, जब एनेट टर्म लिखिए फिर उसको डिफरेंस ऑफ 2 में आपसे बनाते बनना चाहिए, फिर बाकी तो कोई कहानी में कोई दम होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 2 लाइज इन। एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो अगर आपने एनटी अभ्यास पेपर्स को सीरियसली देखा हो तो आप देख रहे हो कि हर बार एक क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आए या ना आए, आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी पेपर्स हैं सब में एक क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स का दिख रहा है मुझे। तो एक बार और एक नया तरीका, नया क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। The value of k for which both the roots of the equation are less than 2। अच्छा ये मान लेते हैं अपन f of x है ना, ये आपका f of x। अच्छा क्या बोल रहा है कि दोनों ही रूट्स लेस देन 2 होने चाहिए। अच्छा ये तो दिख गया कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला तो है। अच्छा ये दोनों रूट्स मैंने बना दिए, ये दोनों रूट्स बना दिए। 2 कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है ना, ये 2 की पोजीशन है। कैसे मालूम, ये भाई दोनों रूट्स 2 से क्या है, बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2। अच्छा क्या यही कंडीशन हो सकती है, नहीं और भी कंडीशन हो सकती है ना, और भी कंडीशन हो सकती है। आपको दिख रहा है कि एक और कंडीशन होगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भाई दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं तो भी तो ये कहानी आएगी। भाई दोनों रूट्स अगर ये हैं, दोनों रूट्स अगर इक्वल हो गए तो भी तो लेस देन 2 हो सकते हैं। तो उसने ये तो बोला नहीं कि बोथ द रूट्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। तो ये दोनों केसेस की बात अपन सोचते हैं। तो एक तो कहानी क्या बनानी चाहिए अपन को, f ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म है, बिल्कुल सही। दूसरा या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा, इसका वर्टेक्स ले लो, इसका जो वर्टेक्स होगा वो डेफिनेटली 2 से कम होगा, इसका वर्टेक्स जो भी होगा वो डेफिनेटली 2 से कम होगा। तो 3 केसेस अपन ट्रायल ले सकते हैं। पहला केस मैंने जो सोचा है वो ये है कि f ऑफ 2 शुड बी पॉजिटिव। दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि माइनस ऑफ b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 2। अरे नहीं, स्मॉलर देन 2, यार इतनी भारी मिस्टेक मत करो। माइनस ऑफ b बाई 2a लेफ्ट में होना चाहिए, तो माइनस b बाई 2a शुड बी स्मॉलर देन 2। और एक तीसरा केस जो दिख रहा है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली आपको। तो चलो करके देखते हैं। और क्या है, ऑप्शन है कहाँ, f ऑफ 2 रखो, 2 4 ये हो गया साहब 16 माइनस 2 रखा तो कितना आ गया 40k। अच्छा प्लस 25k स्क्वायर प्लस 15k माइनस ऑफ 66, दैट शुड बी पॉजिटिव। अच्छा तो करना पड़ेगा साहब, कर लेते हैं 25k स्क्वायर। अच्छा और ये माइनस ऑफ 25k और ये माइनस ऑफ 50। अच्छा बहुत ही अच्छे ना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छी अच्छी सी दिख रही हैं। अच्छा यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है साहब, k स्क्वायर माइनस k माइनस ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ से क्या मिल रहा है, k माइनस 2 और k प्लस 1, सही है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा तो यहाँ से मुझे क्या क्या कंडीशन मिल रही है साहब, k जो है वो बिलोंग्स टू छोटे रूट से छोटा ना, तो माइनस इन ये पहली कंडीशन आ गई। तो साहब ठीक है, इसको ऐसा बना लेते हैं साहब, है ना। अच्छा इसको देख करके कोई आंसर नहीं बता सकते ना। दूसरा
ये वाला केस ले रहे हैं साहब, माइनस ऑफ b बाई 2a, माइनस b कितना 20k अपॉन 2a, 2a मीन्स 8, ये कितना साहब माइनस b 20k अपॉन 2a शुड बी स्मॉलर देन 2। अच्छा तो ये कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 20, तो k की वैल्यू तो साहब 4/5 से छोटी आनी चाहिए। तो k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4/5, ये एक वैल्यू आ रही। कैलकुलेशन देख लो साहब एक बार, है ना, 16/20 4/5 सही है। अच्छा इनका कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या? इनका इंटरसेक्शन 4/5 से कम और -1 से कम, तो ये तो खत्म है कहानी इसकी, ये तो इंटरसेक्शन में कहीं फिट दिख नहीं रहा है। अच्छा और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, तो ये कहानी भी खत्म। तो दो का इंटरसेक्शन तो ये मिल गया, एक और कहानी बचती है ना, एक और कहानी बचती है यार, माइनस इनफाइनाइट से -1 आ रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और भी कुछ दिया है क्या? कोई दिया ही नहीं यार, ये सब पॉजिटिव दिए हैं। चलो एक देख लेते हैं, मतलब ये आंसर तो दिख रहा है कि ये आंसर होने वाला है। दो से बात समझ में आ रही है साहब। देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा, इसका और इसका तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो ये तो कहानी खत्म, केवल ये आंसर दिख रहा है ना, ये आंसर। अब माइनस इनफाइनाइट से -1 अगर मैं मैच करने जाऊं तो एक आंसर दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि -1 से कम चाहिए ना, तो ये होगा नहीं। अच्छा -1 से कम ये आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन तो है। फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कितना b², तो b² कितना आएगा साहब 40k²। अरे 40 क्यों 400 भाई, कैसा कर रहे हो, b² है ना, ये b² माइनस ऑफ 4ac, 4 × 4 16 into c is where 25k² plus 15k minus of 66, that should be greater than or equals to 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो चाहो तो, ये दिख रहा है 400 ये दिख रहा है 400 ये दिख रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अरे दिख रहा है ना 400k² माइनस 400k² कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ 16 टाइम्स क्या बच रहा है 15k minus 66, that should be greater than or equals to 0। तो यहां से आ रहा है 15k माइनस ऑफ 66, that should be less than or equals to 0, है ना, माइनस साइन शिफ्ट हो गया, तो k should be less than or equals to what 66 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा ये 5 है और ये 22 लिखा हुआ है, तो ये k should be less than or equals to कितना हो गया 4.4, तो k belongs to what माइनस इनफाइनाइट टू 4.4। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्लोज्ड इंटरवल भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना आंसर क्या आया था, ये आया था ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन भी आप लोगे तो यही आएगा ना, यही आएगा, तो इसकी भी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। तो दो से ही अपन को आंसर समझ में आ गया था, लेकिन ठीक है फिर भी आपने एक ट्रायल ले लिया, इसी बहाने आपने सीख लिया। कैलकुलेशन देख लेना, आंसर भी चेक कर लेना, अगर डी है तो ठीक, अदरवाइज और कोई आंसर हो तो नहीं सकता अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया। सही है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। साहब क्वेश्चन है कि लेट gx इज गिवन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 h ऑफ x इज व्हाट g ऑफ x बी द टू फंक्शंस, then the value of h dash minus 1 plus h dash 1 plus h dash 3 plus h dash 5। बेसिकली स्लोप ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है, -1 पे 1 पे 3 पे और 5 पे। किस फंक्शन का स्लोप, किस ग्राफ का स्लोप, h ऑफ x का, क्योंकि डैश पूछ रहा है, डैश मीन्स व्हाट डेरिवेटिव है ना। अच्छा देखो दो तरीकों से इस क्वेश्चन को किया जाता है, एक तो ग्राफिकल एनालिसिस हो सकती है और एक डायरेक्ट फंक्शन बना करके भी आप काम कर सकते हो। दोनों ही बातें सीखते हैं अपन जल्दी से ना। देखो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एच एक्स है क्या, एच एक्स है g ऑफ x। अच्छा g ऑफ x बोले तो
मॉडुलस ऑफ x माइनस टू माइनस ऑफ 2, यह आपका हो जाएगा फंक्शन hx। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना है, कहाँ कहाँ पे करना है? -1 पे करना है, 1 पे, 3 पे और 5 पे। तो पहले इसको -1 के आसपास, 1 के आसपास, 3 के आसपास और 5 के आसपास ओपन कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। और अगर डिफरेंशिएट नहीं भी करना तो ग्राफ अगर लीनियर अगर आ जाए, वो तो दिख ही रहा है कि लीनियर ही आएगा, तो लीनियर आएगा तो स्लोप तो वैसे ही मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे कहाँ पर इसको देखना है साहब, h ऑफ -1 पे देखते चले ना, -1 पे। -1 पे होगा क्या कि देखो ये कैसा ओपन होगा, -1 पे ये नेगेटिव ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 - x - 2। अच्छा, ये कैंसिल होकर के क्या हो गया, माइनस ऑफ मॉड x, अरे सॉरी -x का मॉड। अच्छा, -1 के आसपास, -1 पे इसको मुझे ओपन करना, तो एज इट इज़ ओपन होगा ना। अरे भाई, मॉड के बाहर तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो -1 पे माइनस ऑफ -1 करोगे तो +1 आएगा। इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ -x -1 पे कैसा ओपन होगा, एज इट इज़ ओपन होगा, माइनस ऑफ x आएगा। अच्छा, अब h ऑफ -1 -x है, तो मुझे कोई बता दे कि ज़रा h डैश -1 कितना होगा, -1 आएगा। तो h डैश -1 -1 आएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं भी करते ना तो भी दिख रहा है साहब कि h ऑफ -1 -x आ रहा, -x मीन्स व्हाट, लीनियर ग्राफ, और लीनियर का जो कोएफिशिएंट है वही तो उसका स्लोप होता है, तो -1 इज द स्लोप। अच्छा चलो 1 के आसपास देखते हैं, h ऑफ 1 पे आ जाओ। अच्छा, 1 पे ये कैसा ओपन होगा, एज इट इज़ 2 - x - 2 ही ओपन होगा। अच्छा, ये और ये कट गया। अच्छा, फिर से क्या आ गया, माइनस ऑफ x। अच्छा, जल्दी से बता दो साहब, -x पे ये कैसा ओपन होगा, 1 के आसपास मॉडुलस ऑफ -x कैसा ओपन होगा, विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा। कैसे मालूम भाई, विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा? ए भाई, अब अगर x की जगह मैं 1 रखूंगा तो 1 आएगा ना, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए साहब, मुझे पॉजिटिव वैल्यू 1 पे मुझे ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो माइनस माइनस के ये x हो गया, और मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, h डैश 1, ये कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, फिर मुझे 3 के आसपास चाहिए ना, तो 3 पे देख लो। अच्छा, 3 पे ये फंक्शन कैसा ओपन होगा, एज इट इज़, तो ये x - 2 - 2 हो गया, और ये हो गया साहब मॉडुलस ऑफ x - 4। अच्छा, मॉडुलस ऑफ x - 4 3 पे कैसा ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा ना, तो ये हो जाएगा साहब 4 - x, नेगेटिव साइन के साथ ओपन। अच्छा, इसका स्लोप -1 है, या फिर डिफरेंशिएट कर लो, तो h डैश 3 आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, -1 इसका स्लोप हो जाएगा। अच्छा, h ऑफ 5 निकालना है, 5 पे भी ये एज इट इज़ ओपन होगा, तो x - 2 - 2 मॉड, दैट इज मॉडुलस ऑफ x - 4। अच्छा, 5 पे ये कैसा ओपन होगा, 5 तो 4 से ज़्यादा है, तो 5 पे ये x - 4 की तरह ओपन होगा, h डैश 5 निकाल लो, और ये कितना हो गया साहब, 1 आ जाएगा। इस सभी का सम पूछ रहा है, -1 + 1 -1 + 1, खत्म कहानी, 0। ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो जो मुझे ये दिख रहा है लंबा चौड़ा सा लिखने का, दूसरा तरीका इसका ग्राफिकल भी हो सकता है। अगर आप बोलो तो ग्राफ भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं ग्राफ में क्या कहानी है। भाई, आपको h ऑफ x तो समझ में आ गया, क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x - 2 -2, और ये मॉड लगा हुआ है ना। देखो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से आप ग्राफ बना सकते हो। कोई मुझे बता दो जरा सा, मॉड x का ग्राफ आपने सीखा है क्या, मॉड x का ग्राफ आपने सीखा है क्या? हाँ, मैंने सीखा है साहब। मॉड x का ग्राफ मैं ऐसा बनाता था, ये ओरिजिन लेता था और इस पे ये बना देता था साहब, ये मॉड x का ग्राफ हो जाता था। कोई डाउट? अच्छा, नहीं है भाई, तो कोई भी ये बताओ मुझे, क्या मॉडुलस ऑफ x - 2 का ग्राफ आपने सीखा है क्या? मॉडुलस ऑफ x - 2, इसका मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट पे नीचे 2 यूनिट्स चले जाना है। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ साहब। ये मैंने 2 यूनिट्स पे सेम ग्राफ ट्रेस कर दिया, ये 2 यूनिट्स पे सेम ग्राफ
-2 ये ओरिजिन, ये मॉडुलस ऑफ x -2 का ग्राफ हो गया साहब। किसका ग्राफ? मॉडुलस ऑफ x -2 का। अच्छा, फिर किसी ने मेरे से बोला कि साहब मॉडुलस ऑफ x -2 का ग्राफ बना दो। बोला इसके भी मॉड का ग्राफ बना दो। तो इसके मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना, नीचे वाला जो ग्राफ दिख रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो और क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ। नहीं, मैं बना देता हूँ भाई। बनाने में क्या है, ये देखो, ये ऐसा, ये 2 दिख रहा है, ये -2 दिख रहा है, और ये आपने ग्राफ बना दिया W शेप का। ये किसका ग्राफ है? इसका ग्राफ है। ये आपका 0, कोई इशू इसमें? अच्छा, ये क्या पॉइंट है? 2 है। अब मुझे इस किसका ग्राफ बनाना है? मॉडुलस ऑफ x -2 के मॉड का ग्राफ नहीं चाहिए। अब इसे मुझे ट्रांसफर करना है, इसको मॉडुलस ऑफ x -2 इसका ग्राफ बनाना है। मतलब इस पूरे ग्राफ को जो ओरिजिन के अबाउट बना हुआ है उसको 2 के अबाउट बना देना और कुछ नहीं। इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहला रहा है ना, x -2 का मॉड हो रहा है, इसका मतलब है राइट साइड से 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया। इसका ग्राफ सेम ग्राफ बनेगा ना, सेम ग्राफ बनेगा, बस 2 के अबाउट बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और कुछ थोड़ी होने वाला है। ये ऐसा आप बोलो तो बना देता हूँ, ऐसा बनेगा। ये ग्राफ सेम ग्राफ दिख रहा है ना, दोनों में कोई डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस केवल ये है कि इस पूरे ग्राफ को मैंने शिफ्ट कर दिया है 2 यूनिट से। ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ तो अब क्या बचा यार? कुछ बचता ही नहीं। देखो h डैश -1 बोले तो यहाँ पर इसका स्लोप कितना आएगा? -1 आएगा। अरे h डैश -1 यहाँ कहीं पर होगा, -1 के लिए ये वाला ग्राफ होगा, इसका स्लोप कितना? -1। h डैश 1, 0 से 2 के बीच में 1 आएगा, ये वाली लाइन आएगी, इसका स्लोप कितना दिख रहा है? 1। अच्छा, h डैश 3 यहाँ कहीं पर आएगा, इसका स्लोप कितना? -1। और h डैश 5 कहाँ पर आएगा? 4 से आगे, उस पर ये वाले ग्राफ, इसका स्लोप कितना? 1। -1 + 1 -1 + 1, कहानी खत्म, 0 आंसर। तो ऐसा भी किया जा सकता है। आंसर इज व्हाट? 0। बस थोड़ा सा आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए, जिससे आप देखो, शायद अगर मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना होता तो मैं इसको डायरेक्ट बना लेता। हाँ, आपकी प्रैक्टिस अगर है तो डायरेक्ट बनाइए, नहीं प्रैक्टिस है तो आप बेसिक से चालू करिए, मॉड x बनाइए, मॉड x -2 का बनाइए, फिर इसका मॉड लेकर के बना लीजिए, फिर जब इसका मॉड बन जाए फिर इसको आप ओरिजिन को 2 यूनिट से शिफ्ट कर लीजिए, तो आपको इसका ग्राफ बन जाएगा। खत्म। ये कहानी बिल्कुल आसान सी कहानी है ना, आसान सी कहानी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो दोनों तरीकों से आप किया कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं साहब, है ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ कार्ड इज लॉस्ट from a pack of 52 playing cards. From the remainder of the pack, one card is drawn and is found to be spade. The probability that the missing card is a spade. देखो साहब, ये क्वेश्चन पढ़ते साथ ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किया होगा, क्योंकि क्लास 12th का क्वेश्चन है और बेयस थ्योरम पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से भी आप कर सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बेस थ्योरम उसी से बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप कुछ आड़े टेढ़े ढंग से करने की कोशिश ना करें, जिससे आपका आंसर पहली बार में और सही आए। तो बेस की प्रॉपर रूल फॉलो करें। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं लिख के बताऊँगा उस चीज़ को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द पैक वन कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी स्पेड। बाकी बचे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया और वो क्या मिला? स्पेड मिला। मतलब ये इवेंट पहले हो चुका है। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिसिंग कार्ड इज अ स्पेड। तो देखो, इवेंट को डिफाइन करते बनना चाहिए। मान लिए मैंने इवन इज द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज स्पेड, है ना। तो आपने लिख लिया साहब कि मिसिंग कार्ड इज स्पेड। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं।
तो मिसिंग कार्ड आपने स्पेड मान लिया साहब। अच्छा, तो डेफिनेटली E2 क्या हो जाएगा, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। और जो इवेंट, आर्बिट्री इवेंट जो पहले हो चुका है उसको अलग से डिफाइन कर लो। लेट इट बी व्हाट, ए क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी स्पेड, ड्रॉन कार्ड फाउंड टू बी स्पेड, है ना, ड्रॉन कार्ड फाउंड टू बी स्पेड। अच्छा, अब निकालना क्या है, आपको डिफाइन करना चाहिए। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड व्हेन द ड्रॉन कार्ड फाउंड टू बी रेड। मतलब इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि इवेंट ए हो चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 होल डिवाइडेड बाय सेम probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिया साहब। अब जितने भी पैरामीटर्स इसमें दिख रहे हैं वो अलग अलग लिख लो और सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लो। मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब मिसिंग कार्ड इज स्पेड। भाई 13 स्पेड कार्ड होते हैं, उसमें से एक मिस हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 13/52 मतलब 1/4। मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, तो स्पेड ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। या फिर आप बोलो कि 39 कार्ड्स स्पेड नहीं होते हैं तो 39 डिवाइडेड बाय 52 3/4। ओके, फिर क्या चाहिए और मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 चाहिए। ये क्या बोला है भाई, probability of A by E1 was found to be red when missing card is spade। आपको इस बात की probability निकालनी है कि जो आपने ड्रॉन, जो कार्ड आपने निकाला है वो स्पेड होगा जबकि मिसिंग कार्ड स्पेड है। अच्छा, मिसिंग कार्ड अगर स्पेड है तो स्पेड कितने बचेंगे, 12, और टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे, 51। तो drawn card is found to be drawn card is found to be spade when missing card is spade, 12 divided by 51। तो ये लिख दिया साहब 12 divided by 51। और probability of A by E2 की मीनिंग क्या है कि जो ड्रॉन कार्ड है वो स्पेड है जबकि मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है। तो अगर मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है तो साहब कितने कार्ड्स स्पेड बचेंगे, 13 के 13 ही रहेंगे। टोटल कार्ड्स, भाई एक कार्ड तो मिस हो गया है ना, तो टोटल कार्ड तो 51 ही होंगे, तो 13 डिवाइडेड बाय 51 बस यहाँ पे रख दीजिए और ख़त्म। तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो गया 1/4 इंटू 12/51 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 12/51 प्लस 3/4 इंटू 13/51। अच्छा, नीचे वाले तो दोनों कट जाएंगे, 51 इंटू 4 51 इंटू 4 51 इंटू 4, ऊपर बचेगा 12। ये हो गया 12 प्लस 39, 12 प्लस 39 कितना, 51 ही आ रहा है। तो ये आ गया साहब 12 डिवाइडेड बाय 51। अरे समझ में आ रहा है, 13 3 39, 39 प्लस 12 51। तो 12/51 3 से कैंसिल कर दो, 4/17 आपका आंसर हो गया। तो 4/17 कोई आंसर, यस, आंसर इज बी। हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। Suppose S and S dash are the foci of the ellipse, okay, and P is a variable point on the ellipse, and if delta is the area of the triangle PSS dash, then maximum value of delta is double of, okay, maximum value of delta is double of minimum of this, ये दो मिस हो गया है, यहाँ पर भी मिनिमम ऑफ दिस एंड मिनिमम ऑफ दिस होना चाहिए। ये थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पर भी ऐड होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो साहब मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, जो कहाँ पर इन्वॉल्व है, एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है। P क्या है, मूविंग पॉइंट, और S डैश क्या है, फोकस के पॉइंट्स हैं। तो एक एलिप्स बना लेते हैं साहब, ये मैंने एक एलिप्स बना दिया। अच्छा, ये आपका सेंटर, यहाँ कहीं पर मान लीजिए कि S डैश है, यहाँ पर कहीं पर S है। यू नो दैट
कोऑर्डिनेट्स AE, 0 माइनस ऑफ AE, 0। सही है। अच्छा, मूविंग पॉइंट P कहीं पर भी ले सकते हो आप ना, मूविंग पॉइंट P यहाँ पर ले लिया साहब। अच्छा, किस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है? इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। यू हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अच्छा, इसके कई तरीके हो सकते हैं। देखो, बुद्धि ये कहती है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम कब होगा साहब? जब ये P पॉइंट कहाँ पर हो? ऊपर हो। अरे, माइनर एक्सिस के एक एंड पे होगा तो एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अच्छा, बाय द वे आपको ऐसा नहीं करना है, बाय द वे आपको ऐसा नहीं करना है। तो एक काम करो, पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो P के, A cos थीटा, B sin थीटा, मतलब ये हो गया 5 cos थीटा, 4 sin थीटा। यह आपका पॉइंट हो गया। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो बेस की लेंथ तो मुझे मालूम है साहब SS डैश, ये माइनस AE, 0, ये AE, 0, तो ये हो गया 2AE। हाइट बस मुझे और दिख जाए, तो हाइट तो दिख गया साहब, कितना है? 4 sin थीटा। हाइट इज व्हाट? 4 sin थीटा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ बेस, बेस मीन्स 2AE इंटू हाइट 4 sin थीटा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है साहब, इसमें बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है? sin थीटा। मैक्सिमम के थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। खत्म। ये 2 और 2 कट गया, तो एरिया, मैक्सिमम जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा साहब वो आएगा 4AE। ये मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब A और E की वैल्यू निकाल लेते हैं साहब। A तो दिया हुआ है कितना? 25। E निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है साहब, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो B स्क्वायर 16/25, E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25, 9/25। तो E की वैल्यू कितनी हो गई साहब? 3/5। ये इसेंट्रिसिटी आ गई। तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा 4 इंटू A। A कितना है? 5 इंटू 3/5, तो ये साहब आ गया 12। मैक्सिमम एरिया 12 है, और ये होना चाहिए किसके मिनिमम वैल्यू का डबल है। मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी है किसी भी एक्सप्रेशन की, किसकी मिनिमम वैल्यू 6 आएगी। बात समझ रहे हो ना? ये डबल होना चाहिए, ये डबल होना चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए। किसकी? इनमें से किस ऑप्शन की मिनिमम वैल्यू 6 है, ये आपको ढूंढना है। अब आपके पास इसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ जी, दिख गया दिख गया दिख गया। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन में सारे के सारे एक ही जैसे लिखे हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, बाकी सारे एक्सप्रेशन सेम। तो देखो, इसको आप 2 बाहर निकाल लो, तो क्या मिल जाएगा? A to the power 4 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A to the power 4। सही है। ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स A to the power 4 अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A to the power 4। ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा साहब? 4 इंटू A to the power 4 अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A to the power 4, और ये हो जाएगा साहब 6 टाइम्स A to the power 4 अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A to the power 4। कोई डाउट? अच्छा, ये देखो, ये क्या लिखा है? ये x, तो ये 1/x। अच्छा, x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2। ये तो जानते हो ना, x प्लस 1/x कहाँ से आएगा? अरे, इस वाले रिजल्ट से आता है ना, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इस रिजल्ट से आपको मालूम पड़ता है कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है बेसिकली, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो इस टोटल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब? 6। इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी साहब 8, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 6 2 12। मुझे ये देखना था कि ये किसका डबल है, तो ये किसका डबल है? इसका डबल है साहब। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बस इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक के चांस मुझे दिख रहे हैं वो आपके साइड से केवल एक ही मिस्टेक का चांस दिख रहा है, और वो शायद ये है कि ये 12 दिया है, तो आप 12 देख करके जल्दी से डी आंसर ना लगा दो, है ना। थोड़ा सा इस बात को बस ध्यान रखें कि डबल की बात की है उसने, इसलिए इतना बनता है हक अपना समझने का। आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 14,
If cot of alpha plus beta equals 0, then sin of alpha plus 2 beta is equals to sin alpha cos alpha sin beta cos 2 beta. ठीक है, कुछ ट्रायल लेना पड़ेगा साहब, है ना. देखो cot alpha plus beta दिया है 0. एक चीज़ तो समझ में आ गई कि alpha plus beta क्या होगा, odd multiple of pi by 2, मतलब हो जाएगा 2n plus 1 pi by 2. कोई डाउट? अच्छा, तो समझ में आ तो रहा है साहब. इसको आप लिख लो, इसको आप ऐसा लिख लो, साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा लिख लो. सही है. अच्छा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस बीटा. अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस बीटा, मतलब समझ रहे हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस बीटा ना. तो ऑड ये 2 ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाली लाइन है ना, ये आपका 0. अच्छा, ये तो समझ में आता है, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 एट्सेट्रा. अच्छा, प्लस बीटा करोगे तो प्लस बीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ना. तो आंसर तो कॉस बीटा आ जाना चाहिए साहब, है ना, कॉस बीटा. यार कॉस बीटा तो दिख नहीं रहा है. ओके, थोड़ा सा और कुछ मैनिपुलेशन चाहिए साहब. एक काम और कर सकते हो आप, साइन ऑफ ये जो अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा है ना, इसको आप कुछ ऐसा लिख लो, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ऐसा लिख लो. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई. तो ये हो जाएगा साहब साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस ऑफ अल्फा. बस काम हो गया साहब, है ना. ये देखो, ये है 2n प्लस 1 पाई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं. अरे ये वाली लाइन है 2n प्लस 1 पाई, और मुझे क्या चाहिए, माइनस अल्फा. माइनस अल्फा बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है साहब, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा. और साइन ऑफ अल्फा क्योंकि आंसर दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर. वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन इक्वल्स दिस डिटर्मिनेंट. अच्छा भाई साहब, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी. देखो बहुत खूबसूरती के साथ एक क्वेश्चन बनाया गया है, और मुझे जो दिख गया है वो मैं आपसे जल्दी से शेयर कर लूँ. और मुझे लगता है कि ऐसा करने से मैं आपको बेहतर शायद बता पाऊँ कुछ. देखो, मुझे ये दिख गया कि साहब ये जो डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन है, इसमें हर जगह थीटा है, और जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी थीटा नहीं है. इसका क्या मतलब निकलता है ना, इसका ये मतलब निकलता है कि जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा तो कहीं पर भी थीटा नहीं आएगा. सीधी सी बात है, थीटा आना होता तो ऑप्शन में आता ना. थीटा से इंडिपेंडेंट है इसका सॉल्यूशन. तो मैं लिख देता हूँ विशेष रूप से आपके लिए लिख रहा हूँ कि सिंस सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, independent of theta, that means we can choose any value of theta. We can choose थीटा, कुछ भी आप ले लीजिए, थीटा कुछ भी ले सकते हो आप. थीटा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि सोल्यूशन जब सिंप्लीफाई होगा तो थीटा उसमें आएगा ही नहीं. तो दैट मीन्स सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. वन कैन चूज एनी वैल्यू. तो बेहतर वैल्यू क्या होगी साहब, 0 डिग्री ले लो, सबसे अच्छा. 90 भी ले सकते हो, है ना. 45 लोगे तो भी आएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा ना. तो 0 डिग्री से क्या क्या समझ में आ रहा है, अरे ख़त्म भाई, ये 0 0 0, ये आ रहा है 0 0 0, ये भी हो जाएगा क्या 0 0 0, ख़त्म, है ना. 2 आइडेंटिकल रोज, 0 0 0 ख़त्म. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी. तो 0 इज़ हियर, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया ना. वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 3 प्लस कॉस x, x tan 4x. मैं लिख देता हूँ एक बार ना. ये तो ऐसे ही दिख रहा है यार आंसर, तो क्या बोलूँ. ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं भाई NTA वाले, इसलिए दे रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो प्रैक्टिस मिल जाए.
होल डिवाइडेड बाय x इंटू टेन ऑफ 4x। अच्छा x इक्वल 0 यहाँ पे रख दो, इसका तो कोई लफड़ा है नहीं, तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है 3 प्लस कॉस 0 1, ये तो हो गया 4। अच्छा इसको निपटाना है तो इसको आप क्या कर दो 4x कर दो मल्टीप्लाइड बाय 4x कर दो, तो ये लिमिट वैल्यू खत्म 1। अच्छा इस 4 से इस 4 को भी उड़ा दो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है। क्या बच रहा है साहब? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 2x को भी लिख दो 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है। 2 आंसर दिया, यस 2 इज द आंसर, है ना। ये लिमिट वैल्यू फिर से 1 हो गई, ये लिमिट वैल्यू 1 हो गई, तो बचा क्या? 2 इज द आंसर। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स ए बी सी डी ई एफ, ये भाई जी में गैप हो गया है, ये एक ही साथ लिखा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है। वेयर ए इज स्मॉलर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी, डी इज ग्रेटर देन ई एफ जी। ओके, ये सबसे बड़ा नंबर, 3 इससे छोटे और इधर वाले भी 3 इससे छोटे, सच दैट ए बी सी डी ई एफ जी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 अप टू 9। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि 7 डिजिट का नंबर बनाना है और आपके पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो भी 7 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बीच में होगा, बाकी 3 नंबर लेफ्ट में होंगे और 3 नंबर राइट में होंगे। लेकिन जो 3 नंबर लेफ्ट में होंगे वो भी, उनका भी अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑर्डर फिक्स है, ए लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ठीक है ना। तो और राइट साइड वालों को भी आप ऑर्डर नहीं बना सकते, मतलब उनका परम्यूटेशन नहीं होगा। तो एक काम करो भाई, आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये 7 डिजिट बना लो आप, या बेसिकली आप एक डिजिट तो बना ही लो। ये कौन सा हो गया? डी वाला, है ना। इस प्लेस पे आपको डी भरना पड़ेगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर आएगा। अच्छा बाकी 3 यहाँ पर आ जाएंगे और 3 यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से 7 डिजिट का नंबर कंप्लीट होगा। आपके पास 1 2 3 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स अवेलेबल है और 7 डिजिट यूज़ करना है। कौन से 7 डिजिट? सिलेक्ट कर लो भाई। मैंने सिलेक्ट किया 9C7 वेज में, 7 डिजिट इसमें से सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सही है ना। 1 2 3 4 5 7 9 ऐसा मान लिया मैंने कि ये 7 डिजिट्स हमने सिलेक्ट किए। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट? 9C7 वेज। अच्छा 9 की जगह तो फिक्स हो गई, 9 का तो अपन कुछ नहीं कर सकते साहब, तो 9 तो आप यहाँ पे रख दो। तो 9 को यहाँ पर रखने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा साहब। अच्छा बाकी जो 6 हैं उनमें से 3 इधर आएंगे और 3 इधर आएंगे। तो कौन से 3 इधर आएंगे, कौन से 3 इधर आएंगे, मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो ग्रुप बना लो भाई, 2 ग्रुप बना लो 3-3 नंबर के, कोई भी 3। तो एक काम करो 1 2 3 4 5 7 6 नंबर्स हैं, इनमें से 3-3 के 2 ग्रुप बनाओ, 3-3 के 2 ग्रुप बनाना है। तो मान लीजिए कि आपने ग्रुप कैसे बनाते हैं आप तो जानते हो ना, ये भूल गया। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू, ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं इसलिए 1 बाय फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ये ग्रुपिज्म हो गया। अच्छा इनमें से क्या है, मान लीजिए ये जो 3 नंबर हैं वो 1, 4, 5, ये तो 3 नंबर लिए और 1 4 5 आपने लिया, 2 3 7 इधर आ गया। मान लीजिए एक कुछ ग्रुप इस तरह का है, तो एक को यहाँ रख दो, एक को यहाँ रख दो। अच्छा यहाँ रखोगे तो नंबर कैसे आएगा? 1 4 5, उसको अरेंज कर सकते हो? नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, इसको यहाँ रख दिया और 2 3 7 को यहाँ पर रख दिया। इनका भी अरेंजमेंट फिक्स है कि सबसे छोटा इधर आएगा, फिर उससे बड़ा एफ आएगा, फिर उससे बड़ा ई आएगा, मतलब इनको अरेंज करने का कोई तरीका है नहीं। हाँ बस एक चीज़ हो सकती है कि भाई 1 4 5 3 नंबर्स यहाँ पर आए, 2 3 7 यहाँ पर आए, या फिर इनको इंटरचेंज कर दें, 2 3 7 यहाँ पर आए और 1 4 5 इस साइड पे आए। तो इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज हो जाएंगे। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, ये आपका आंसर आएगा। अच्छा आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो ये कैंसिल कर दो साहब, 2 और 2, 9C7 कितना होता है? 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा फैक्टोरियल 6 कितना हो गया? 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मीन्स 1 2 0 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6।
तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 12, तो 12 से ये कैंसिल कर दो, 10 आ गया, 7 2 और 0, 720 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। हियर इज क्वेश्चन नंबर 18, -1/√3 से 1/√3 x to the power 4 upon 1 - x to the power 4 cos इनवर्स 2x। ये थोड़ा सा एक करेक्शन दिख रहा है ना, करेक्शन दिख रहा है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना dx इक्वल्स, ये नहीं है, इस k टाइम्स दिस, देन यू हैव टू वैल्यू ऑफ k, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? इफ दिस वन इज इक्वल्स टू k टाइम्स दिस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किंग्स रूल लगता हुआ दिख रहा है भाई। किंग्स याद है आपको? अरे किंग्स की प्रॉपर्टी तो याद होगी साहब, इंटीग्रल अगर a से b f ऑफ x dx ये सेम होता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर देते थे, और f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स है ना, ये किंग्स प्रॉपर्टी है और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑब्जेक्टिव की बात जब भी आएगी तो बिना इसके तो डेफिनेट इंटीग्रल होते ही नहीं। सही है, तो साहब कैसे करना है देख लेते हैं भाई। तो एक काम करो, इसको ले लो, मैंने i मान लिया, इंटीग्रल -1/√3 से 1/√3। अच्छा इसमें किंग्स लगा रहा हूँ साहब, इसमें किंग लगा रहा हूँ। a प्लस बी किया 0, 0 माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या रखना है? -x रखना है। तो x टू द पावर 4 1 - x टू द पावर 4 इंटू कॉज ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। फिर आप ऐड करते हो, एक काम और एक और छोटा कर लो जरा इसको। i क्या लिखा? -1/√3 से 1/√3 लिया, और ये हो गया साहब x टू द पावर 4 अपॉन 1 - x टू द पावर 4, ये हो जाएगा साहब पाई माइनस कॉज ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। ये आई है। अरे समझ में आ गया? अच्छा जरा इसको और इसको ना, ये भी आई है, अरे ये आई है ना, और ये भी आई है, तो बेसिकली i + i करते हैं। किंग्स लगाने के बाद करते क्या थे? अरे यही तो करते थे कि दोनों को ऐड करते थे। अच्छा दिस प्लस दिस करोगे तो पाई इंटू ये बचेगा, और दिस इंटू दिस विथ नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव साइन, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली बचेगा क्या ना, 2i आएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई टाइम्स दिस। तो पाई बाहर लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ 1/√3 से 1/√3 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 - x टू द पावर 4 dx। ये आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही कुछ चाहिए ना आपको, k टाइम्स, ओके 0 to 1/√3, तो ये तो इवन फंक्शन है, -a to a 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई कर दो, इंटीग्रल 0 to 1/√3 कर दिया x टू द पावर 4 अपॉन 1 - x टू द पावर 4 dx। खत्म, ये 2 और 2 कैंसिल, एग्जैक्टली सेम हो गया ना। k टाइम्स दिस, ये आ रहा है पाई टाइम्स दिस, k की वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई, तो k इज इक्वल्स टू पाई। पाई इज द आंसर, यस, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 19, if 9a, 6a is a point bounded in the region formed by the parabola y² is equals to 16x and x equals 9, तो a की लिमिट। अच्छा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा दिख रहा है, कैलकुलेशन भी बहुत छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि कर्व से बहुत आसान से दिख रहे हैं ना। ये साहब दिया y² इक्वल 16x और x इक्वल्स 9, ये लाइन दी। अरे ठीक है, और वो कह रहा है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P दे दे रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है बाउंडेड रीजन में होना चाहिए, मतलब P यहाँ कहीं पर होना चाहिए साहब, है ना, इस रीजन में P होना चाहिए। अच्छा इस रीजन में P होना चाहिए, मतलब P इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में अंदर है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें हैं। तो देखो y² माइनस ऑफ 16x इक्वल 0, S1 निकालते थे अपन। S1 कैसे निकालते थे? पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो और लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 36
ए स्क्वायर माइनस 16 9 जा 144a, दैट शुड बी स्मॉलर देन 0, है ना। S1 शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए अगर पॉइंट की पोजीशन चाहिए आपको अंदर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 36 बाहर ले लो, हटा दो, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्मॉलर देन 0, a इंटू a माइनस 4 स्मॉलर देन 0, a बिलोंग्स टू वॉट, 0 to 4, ये आंसर आएगा 0 to 4। अच्छा, इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इस लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए ना, इस लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो साहब दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, 9a शुड बी स्मॉलर देन 9, है ना, 9a शुड बी स्मॉलर देन 9, है ना। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 9 से छोटा होना चाहिए, तभी तो इसके लेफ्ट में आएगा। तो a शुड बी स्मॉलर देन 1। अच्छा, तो a बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 1। इंटरसेक्शन दोनों का ले लो, इन दो का इंटरसेक्शन 0 4 माइनस इनफाइनाइट टू 1, 0 to 1 आ गया साहब, है ना, ये दिख गया, a बिलोंग्स टू 0 to 1, ऑप्शन ए ऑप्शन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 20, P1। भाई साहब P1 एक प्लेन दिया है, P2 भी दूसरा प्लेन दिया है, बी द टू प्लेन्स, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। अच्छा, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कैसा प्लेन होगा, ये जो दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा और 1 1 1 से पास होगा। देखो सीधी सी बात है साहब, अगर किसी प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो आपको एक पॉइंट चाहिए और उस प्लेन के नॉर्मल के DRS चाहिए, बस इतना सा। हर बार क्वेश्चन एक ही ढंग का होता है साहब, है ना। तो साहब इसके DRS तो दिए हुए हैं 1 -2 3। अगर मैं इसको n1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, इसके नॉर्मल के, अरे इसके DRS मतलब इसके नॉर्मल के DRS कितना है, i माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप, चलो वेक्टर में ही लिख लेते हैं। उसके नॉर्मल के DRS n2 वेक्टर 2i कैप माइनस ऑफ 3j प्लस k कैप। अच्छा, जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा उसके नॉर्मल के DRS n वेक्टर से मिलेगा, n वो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा n1 और n2। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, नॉर्मल वेक्टर के DRS मिल जाएंगे। ओके, तो ये मिला साहब i कैप, j कैप, k कैप, और यहाँ से क्या आ रहा है 1 -2 3, यहाँ से मिल रहा है 2 - 3 1। ओके, तो इसको आपने किया -2 + 9 दैट इज 7i कैप। अच्छा, ये कितना है 1 - 6 -5 और इसका नेगेटिव तो +5j कैप और -3 + 4, -3 + 4 मतलब +k कैप। तो साहब ये जो नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है इसके DRS क्या है 7 5 और 1। तो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के DRS 7 5 1 है। तो रिक्वायर्ड प्लेन तो यही होना चाहिए साहब, क्या होगा 7x + 5y + z इज इक्वल्स टू लेमडा। ये रिक्वायर्ड प्लेन है, लेमडा की वैल्यू बस निकालनी। और लेमडा भी क्यों निकालूं, एक ही ऑप्शन में तो ये दिया है साहब 7 5 और 1, कहीं और तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए तो उसने दिया है ना साहब, दिस वन पासिंग थ्रू 1 1 1, तो 1 1 1 रख दीजिए, 7 5 12 और 1 13, लेमडा की वैल्यू भी 13 आ गई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 21। Sixth term in the expansion of this is 5600, then the value of x is, है ना, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आ गया साहब। ये बाइनोमियल है, ये क्या है x + a होल टू द पावर n। इसी बहाने एक बार याद भी कर लेते हैं ना कि x + a होल टू द पावर n के एक्सपांशन में जो r + 1th टर्म होता है साहब कितना होता है NCR x टू द पावर n - r a टू द पावर r। ये आपको बनता ही है। बाकी क्या है, x की जगह ये लिखा है, a की जगह ये n है। 6th टर्म के लिए r कितना हो जाएगा 5, तो 8c5 1/x टू द पावर 8/3 और इसकी पावर कितनी है 3 है, इंटू x² log ऑफ x बेस 10 है होल टू द पावर 5।
और ये दिया है 5600। अच्छा, मालूम क्यों 5600 दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि 8C5 की वैल्यू 56 होती है साहब, ये जानते हो कि नहीं? अरे इतना तो प्रैक्टिस से आपके आ ही गया होगा। 8C5 का मतलब 8 से 8C3, 8 × 7 × 6 डिवाइड फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हुआ, 56 आ गया। अच्छा 56 से इसको उड़ा दो तो ये कितना हो गया? 100 हो गया, ये भी खत्म है ना। अच्छा ये 3 और 3 हटा दो तो x टू द पावर 8, यहाँ से x स्क्वायर 5, x टू द पावर 10, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर बचेगा, और log ऑफ x बेस 10 की पावर 5, ये इक्वेशन दिया है साहब 100। तो x की किस वैल्यू के लिए 100 होगा? 10 के लिए। अरे 10, यहाँ 10 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 5 1, और 100 100, तो x की वैल्यू 10 आ गई साहब, है ना। Here is question number 22. fx is the antiderivative of 1 plus 2 tan x sec plus sec x whole to the power 1 by 2. f of pi by 6 is log 2, then value of f of 0. भाई ये fx इसका इंटीग्रल है। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका इंटीग्रल देख करके आपको कुछ तो क्लिक कर रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने, हाँ, NCERT का क्वेश्चन है और आपने बहुत बार किया होगा साहब, है ना। याद दिला देते हैं पहले तो, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये दिख रहा है 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 2 tan x sec x, ये मिल गया 2 tan of x इंटू sec of x, और इसकी पावर 1/2 दी हुई। अच्छा ये है sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x tan x, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर, पावर 1/2 है तो sec x प्लस tan x। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है बेसिकली ये दिया क्या है? sec x प्लस tan x दिया हुआ है ना। और बस बात केवल ये बचेगी कि इसको, इसका इंटीग्रल जो है वो f of x है। तो f of x इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ sec of x प्लस tan of x dx। अच्छा ये तो खट से करने वाली चीज़ें हैं। ये कितना हो जाएगा? log ऑफ sec ऑफ x प्लस tan x हो जाएगा, और tan x का इंटीग्रल कितना? tan x का इंटीग्रल log ऑफ sec ऑफ x। अच्छा सारा log दिख रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऑफ log ऑफ c ही मान लो। अच्छा अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये क्या हो गया? log ऑफ, ये मिलेगा साहब sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x इंटू sec ऑफ x इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये आपका f ऑफ x है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा c को निकालने के लिए उसने दिया है f ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू log 2, तो f ऑफ पाई बाई 6 इक्वल्स log 2, मतलब log 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ, यहाँ पे रख दे भाई पाई बाई 6, दिया गया 2/√3 प्लस 1/√, मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय c। तो log को तो हटा दो साहब, ये 2 + 1 3/√3, √3 कैंसिल, 2c इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अरे बहुत बढ़िया भाई, c की वैल्यू अगर 1 है तो कहानी खत्म है। अच्छा तो निकालना क्या है? f ऑफ 0, तो ये तो खत्म हो गया, c 1 है तो ये तो 0 हो गया, यह आपका आंसर हो गया, है ना, f ऑफ x। या आप ऐसा मान लो कि f ऑफ x इक्वल्स दिस वन, c हटा दो 1 है। अब आपको पूछ रहा है साहब f ऑफ 0 क्या निकालना है? f ऑफ 0 निकालना है, 0 रख दो, sec 0 तो 1 खत्म, ये 1 tan 0 0, log ऑफ 1 आ गया बेसिकली। log ऑफ 1 कितना? 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। अच्छा है, अच्छा है, ये जरा अच्छे से देख लो भाई, डेरिवेटिव नहीं लिखा है, एंटी डेरिवेटिव लिखा है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रेशन की बात वो कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। 23, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x बाई 3 प्लस कोज ऑफ 3x बाई 10 फॉर ऑल द रियल x, द लीस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट f ऑफ 10 n pi प्लस x इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज। अच्छा इसकी मीनिंग समझ में आती है? f ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब f ऑफ x क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है और ये पीरियड है।
10nx पीरियड है फंक्शन का। तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन का पीरियड निकाल के इससे कंपेयर कर देना है, तो n मिल जाएगा। अच्छा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर दो फंक्शंस दिए हुए ना, पीरियोडिक फंक्शंस, सम दिया हुआ है तो उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, अलग अलग दोनों का पीरियड निकाल के एलसीएम निकाल लेते हैं। भाई कॉमन मल्टीपल चाहिए मुझे, तो इसका पीरियड निकाला कैसे, ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट 1/3, ये बन गया साहब 6 पाई। और यहाँ पर इसका पीरियड कैसे मिलेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट 3/10, दैट मीन्स 20 पाई/3, है ना। अच्छा, पाई और पाई तो दोनों में अलग ही कर लो, इसका एलसीएम लेना है मुझे। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर लो ना, ये रैशनल फॉर्म में दिया ना, दो चीज़ें रैशनल फॉर्म में, तो रैशनल फॉर्म का नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए भाई देखो, मेरा पर्पज़ ये केवल नहीं है कि केवल एनटीए अभ्यास पेपर कर लें, पर्पज़ ये भी है कि इसी बहाने आप एक बार उन सारी चीज़ों को देख लो जो थ्योरी में आती हैं, है ना, क्योंकि बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। जैसे यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर एलसीएम में आप पक्का मिस्टेक करोगे। तो बहुत ही एलिमेंट्री, जल्दी से देख लें। मान लीजिए कि 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं, a/b, c/d और एक नंबर है e/f, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है भाई, देखो इनका एलसीएम निकालने का तरीका ये होगा कि न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, दैट मैं लिख देता हूँ, दैट इज एलसीएम ऑफ a, c, e डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर है इसका HCF निकालो, बस खत्म, b, d, f। अब साहब ये है तो 6 पाई 20 पाई, पाई तो कॉमन ले लो, एलसीएम निकालना है ना साहब, एलसीएम, तो 6 पाई 20 पाई तो 60 पाई हो जाएगा एलसीएम, और 1 और 3 का HCF निकालो तो डिवाइडेड बाय 1, ये 60 पाई बाय 1, ये पीरियड हो गया। और ये पीरियड कितना दिया हुआ है, 10n पाई, कंपेयर कर लो जरा, तो 10n पाई तो n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा भी, है ना, बिल्कुल अच्छा है। मूविंग टू 24th, क्या लिखा है साहब, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 और लेमडा दिया है x टू द पावर 4000 1/, ठीक, एंड म्यू बी द डिजिट at unit place of the number 2 to the power 2 to the power n plus 1 where n belongs to n and n is greater than 1, then the value of lambda plus mu। अच्छा, पहले तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साहब, है ना। ये है x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल 0, तो पहले x मिलेगा तब तो यहाँ पे रखूँगा। अच्छा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मुझे तो अच्छे से याद है कि इसके रूट्स या तो माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली बात आ जाती है। तो साहब ओमेगा कितना होता है, -1 प्लस आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय, ठीक। तो इसके इक्वेशन है ना। अच्छा, और इसी बहाने ये भी याद कर लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 अगर होता तो इसके रूट्स क्या आते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स रूट्स, और इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या आएंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू या तो आप माइनस ओमेगा ले लो या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लो। अच्छा, बाकी दो प्रॉपर्टी तो आपको बनती ही होगी कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या सीख सकते हैं अपन, जल्दी से याद दिला दूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आता है, 0 आता है। अच्छा, x की वैल्यू या तो माइनस ओमेगा ले लो या माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो लेमडा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब, माइनस ओमेगा टू द पावर 4000 और प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा टू द पावर 4000। अच्छा, तो ये हो गया साहब ओमेगा टू द पावर 4000 प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 4000। कोई डाउट? अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, मतलब इसकी जितने भी 3 के मल्टीपल पावर्स होंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। 4000 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 1 आएगा, तो ये तो हो जाएगा साहब ओमेगा टू द पावर 1 और ये भी हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 1।
अच्छा 1/ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, मतलब लेमडा की वैल्यू तो आ गई साहब -1। इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है ना। ये क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है साहब किसकी, म्यू निकालने की। म्यू क्या दिया हुआ है, यूनिट प्लेस, इसके यूनिट प्लेस का नंबर। तो एक काम करो, हम 2 टू द पावर n का निकाल लेते हैं, जो भी आएगा उसमें +1 कर लेंगे, उसमें क्या है। अच्छा तो देखो 2 टू द पावर n की जगह मैंने क्या रखा, पहले n ग्रेटर देन 1 है, 2 रखा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, नहीं 2 टू द पावर 2, मतलब हो गया 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 16, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। अच्छा मुझे तो लगता है मैं आगे कुछ रखूँ ही ना, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, वैल्यू ऑफ लेमडा बोला है ना, लेमडा। तो अगर यूनिट प्लेस में 6 के अलावा कुछ और आ गया, मान लीजिए एक बार तो 6 आ गया, मान लीजिए दूसरी बार 8 आ गया, एक बात कर रहा हूं मैं कि एक बार 6 आ गया, मान लीजिए नेक्स्ट n की वैल्यू रखने पर 8 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू 6 लोगे कि 8 लोगे, भाई एक ही वैल्यू लोगे ना। तो सीधी सी बात है कि जब आप n की जगह कोई और वैल्यू भी लोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा साहब, और कुछ नहीं आ सकता। एक बार चेक करने वाली बात है तो कर लो। n की जगह क्या रखा मैंने, 2 रखा तो ये आया, 4 रखो तो 4 रखने पर आएगा 2 टू द पावर 4, 3 रखोगे ना पहले यार, तो 2 टू द पावर 3 मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 का मतलब 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर 256। अरे आएगा तो यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आना है, एक बार से ही आपको क्लियर हो गया कि 6 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे आ गया कितना 6, और 6 + 1 7, मतलब म्यू की वैल्यू आ रही है 7, और लेमडा की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली थी, -1 आई थी लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा प्लस म्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा साहब 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें उसने पूछ ली, कॉम्प्लेक्स को भी कनेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसने आपसे यूनिट प्लेस के डिजिट्स को निकालना भी सीख लिया। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 25, स्टैटिस्टिक्स आ गया साहब। इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 10 and variance of the first m even natural numbers is 16, then the value of m plus n equals। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले n नेचुरल नंबर्स, एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ 1 2 3 से लेकर के n तक, ये वेरिएंस दिया हुआ है साहब 10, सही है, और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 से लेकर के 2m तक, ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, m नंबर्स लिखे हुए, इनका वेरिएंस 16 है। अच्छा अगर इनका वेरिएंस तो आप जानते हो ना, स्क्वायर ऑफ SD। अच्छा इनका वेरिएंस अगर 16 है तो मैं 2 बाहर निकालूं, मतलब स्क्वायर में, तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ 1 2 3 2m, ये कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अच्छा इस 4 से इसको कैंसिल करो, बहुत ही बढ़िया, दोनों एक ही चीज़ें दे दी उसने। अब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन इक्वल्स 10 एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स इज गिवन इक्वल्स व्हाट 4, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, आपको निकालना है। देखो मेरी एक बहुत स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक रिजल्ट आपको हमेशा हमेशा स्टैटिस्टिक्स के नाम पे याद कर लेना चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर्स में या पहले वाले वीडियो जो लेक्चर्स थे एनटीए अभ्यास के, उसमें मैंने आपको एसडी की प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना कि एसडी इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, मतलब मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ऐड करने पर क्या होता है, और अरिथमेटिक मीन की भी प्रॉपर्टी बताई थी। तो 2 चीज़ें वो आपको बननी चाहिए, और तीसरी एक और ख़ास बात कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस आपको लर्न करके रखना है साहब। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, पहले n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस आप लर्न करके रखो। दैट कम्स ऑलवेज n स्क्वायर माइनस 1/12, ये आता है साहब। ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप याद कर लोगे ना तो आप देखोगे कि यार जब भी क्वेश्चन आएगा इसका सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा, क्योंकि दिख गया ना ये पहले n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से 120 121, तो n की वैल्यू तो मिल गई 11। और फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स हैं तो m स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 49, तो m इज इक्वल्स टू वॉट 7, और m प्लस n कितना आ जाएगा साहब, 11 प्लस 7 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर रिजल्ट याद है, वो भाई इतने सारे रिजल्ट याद किए, एक रिजल्ट मेरे नाम पे आप याद कर लो साहब, है ना, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर माइनस 1/12। अच्छा नहीं याद है भाई, कुछ ऐसे भी प्राणी है ना जिनको याद ही नहीं होता साहब, भूल जाता है, तो ठीक है निकालो और क्या है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वेरिएंस का फॉर्मूला पहले लिख लो साहब, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। अच्छा पहले n नेचुरल नंबर्स तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय n हो गया, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक लिखा साहब डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। निकालने वाली बात है इसलिए निकाल ही ले रहे हैं। अच्छा ये तो आप जानते हो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू n, और ये हो जाएगा साहब n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर। तो n और n तो कैंसिल हो जाएगा साहब, है ना, n और n अंदर वाला भी कैंसिल कर दो, n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, तो n प्लस 1 तो कॉमन आ गया। अरे n प्लस 1 कॉमन आ गया ना, अंदर कितना बच रहा है साहब, अंदर बच रहा है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n प्लस 1 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 4। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा साहब। तो ये मिल रहा है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 लिख दो, या 12 ही कर दो एलसी, अरे 24 लिख दो यार, कहाँ का चक्कर लिखा है। अंदर क्या मिल रहा है देख लो, 4 2 8 n माइनस 6n, तो 2n आएगा, और 4 माइनस 6 माइनस 2, तो दिख गया ना साहब, 2 कट जाएगा, n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आपका वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब साहब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में आप इस तरह की बात आप निकाल के बैठो। अगर आप ये निकालने बैठ गए हो इसका मतलब है कि यार लफड़ा है ना क्वेश्चन में, मतलब टाइम लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में टाइम लगाने की बनती नहीं, बिल्कुल भी ये ध्यान रख लें, इसमें कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये एनटीए का अभ्यास पेपर हुआ साहब 29, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, और प्रैक्टिस तो हो ही रही है, खैर उसमें कोई शक की बात ही नहीं, लेकिन थ्योरी कुछ ना कुछ हर पेपर में जो भी आपको नई चीज़ दिखे, या हमने शायद कोई नई चीज़ बता दी हो, आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें, जिससे फाइनल एग्ज़ाम का जो दिन हो उससे 2-3 दिन पहले भी अगर आपने एक फ्लैश में रिवीजन किया तो वो बात यहाँ पर आ जाएगी। वैसे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो साहब हर बार की तरह वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करें, हमें भी थोड़ा सा जोश आए, है ना, और हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में एनटीए अभ्यास 30 के साथ। बाय बाय।